Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So today we are starting off uh, with a video regarding our second topic of general physics, which is moment and equilibrium, and इसको हम लोग refer करते हैं as turning effect of forces as well in IGCSE. So turning effect of force, moment क्या होता है? moment की हम लोग जब concept building करते हैं तो हम लोग उसकी क्या define किस तरह करते हैं moment को? हम कहते हैं it is a turning effect of a force about a point. मतलब कि moment is the tendency of a body to turn when force is applied. So moment क्या होता है? Moment is a turning effect of force about a point. Moment is the tendency of a body to turn. Moment is a tendency to turn. It is a turning effect of force about a point. जब हम लोग इसको एग्जाम डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं तो हम कहते हैं मोमेंट इज द प्रोडक्ट जब भी डिस्कशन होगी हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है. मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. इधर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. पहली बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है. उस पर हम लोग अभी थोड़ी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. पहले हम लोग बात करते हैं पिवट की. पिवट क्या होता है? पिवट एक पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट और टर्न. वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट और टर्न. तो इधर एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि जी ये हमारे पास एक पिवट है. पिवट हुई हुई एट दिस पॉइंट. अच्छा, अगर हमारे पास कभी भी एग्जाम के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट है तो आप कहीं से भी उसको पिवट कर सकते हैं. इस कॉर्नर से भी कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी कर सकते हैं, बट जिधर से भी पिवट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर एग्जामिनर ने नहीं बताया होगा तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, बट फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी फोर्सेस और सारी सारी मेजरमेंट्स करनी होती हैं. ठीक है, मोस्ट केस में वो आपको देता है खुद, तो वो बता देगा जी यहाँ से पिवट हुई हुई है. तो हम लोग ने देखना है कि भाई पिवट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक कौन सी जा रही है. देखिए ये फोर्स नीचे है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगी. मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन्स है, ये 5 मीटर्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 5 50 न्यूटन मीटर्स हमारा मोमेंट आ जाएगा. तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर का ये साइन होता है विच इज बेसिकली उल्टा टी, बैकवर्ड्स टी, एंड इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर. ये परपेंडिकुलर का साइन क्यों होता है? बिकॉज बेसिकली ये देखें ये है तो ये 90 का एंगल बन रहा होता है. ना याद भी करें तो ज़रूरी नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको इस तरह याद करें, क्योंकि आगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी करेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, मोमेंट का भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस के अंदर फ़र्क होता है तो ये समझना ज़रूरी होता है. इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर का साइन यूज़ हुआ जाता है. अब थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डिस्कशन करते हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है? हमने कहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पिवट एंड मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विथ फोर्स. सेकेंडली इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. पिवट से फोर्स के लिए और कौन सा डिस्टेंस जा रहा है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस होगा हमारा फोर्स से. सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. एंड थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज मोमेंट आर्म, क्योंकि आप देखें जिधर भी फोर्स होगी उसके साथ लगेगा ये आर्म एक्ट करे. अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती तो ये देखें इसका आर्म. इफ यू विजुअलाइज इट यू कैन अंडरस्टैंड इट. अब हमने कहा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास दो किस्म की मोमेंट्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ मोमेंट होती है, एक होती है क्लॉकवाइज मोमेंट और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये मोमेंट्स की मोमेंट को याद करना बहुत जरूरी है कि क्लॉकवाइज कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस आगे उसी पे बेस्ड हैं. सो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है एंड ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी कहते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह हम लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि इसके अंदर सारी सॉल्विंग है. कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत छोटा सा, भी हमने इसके आगे थोड़े सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन करनी है, इक्विलिब्रियम की डिस्कशन करनी है, दैट्स इट. तो क्वेश्चंस मैं ज़्यादा कराना चाह रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं कि जी ये हमारे पास एक बॉडी है, इट इज़ पिवटेड एट दिस पॉइंट. ओके, अब हमने कहा है जी ये जितना डिस्टेंस है, हमने कहा कि जी ये जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर्स है. नीचे एक 20 न्यूटन्स की फोर्स ये लग रही है, एक 3 मीटर्स है और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है हमारी, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है हमारी 12 न्यूटन्स की. और एग्जामिनर ने हमसे पूछा है जी फाइंड रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट.
अच्छा जी, अब ये किसने ढूंढेंगे? इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल सा काम है। अच्छा, मेरे जो टीचर थे वो हमें सिखाते थे एब्रीविएशन ऑफ स्टेप्स, कहते थे ऑल पाकिस्तानी डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, मतलब कि ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, मतलब कि एरोस चेक करने हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिवट चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है, टाइप ऑफ मोमेंट एंड इक्वेशन। ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मोमेंट का, इसको सॉल्व करने के यही स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे एरोस हमें दिए हुए क्वेश्चन में, एरोस दिए हुए, पिवट भी दिया हुआ है, ये उसने कहा कि भाई ये पिवट है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब टाइप ऑफ मूवमेंट और इक्वेशन हम लोगों ने डिस्क्राइब करनी है, टाइप ऑफ मूवमेंट और इक्वेशन डिस्क्राइब करनी है। अच्छा जी, अब इसको तरीका पता है क्या होता है यार, मैं अगर ये रियल लाइफ क्लास होती तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझा देता, बट आप इमेजिन क्या करेंगे कि आप अपना ना रूलर रखेंगे, रूलर या पेन रखेंगे पिवट से, और उसको धक्का मारेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन है राइट, और ऊपर को तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम लोग देखेंगे भाई इधर अपनी पेन रखेंगे और उसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे, तो हम कहेंगे भाई ये कौन सी तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी तरफ जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं राइट। फ्रॉम द पिवट चेक करना है, याद रखें सारी सारी कैलकुलेशंस फ्रॉम द पिवट करनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे जी 12 न्यूटन जो है वो पिवट से अगर हम लोगों ने इसको रखा लाइन और उसको ऊपर की तरफ जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उधर हम लोग ने पुश किया, तो देख रहे हैं कि भाई डायरेक्शन क्या आ रही है, हमने इसके ऊपर की तरफ पुश किया तो डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो ये पहले हम लोगों को पता चल गया कि ये जो 12 न्यूटन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये पता चल गया हमें। अब इसका डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, मैंने क्या कहा है जी, ये यहाँ से हम लोग ने क्या करना है, ये 12 न्यूटन है और 12 न्यूटन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या होगा, ये 4 + 3 ऐड हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये 7 मीटर्स आ जाएगा। अब अगली को देख रहे हैं 20 न्यूटन को, क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, पिवट है, इधर पिवट है, अब नीचे फोर्स लग रही है राइट, तो अपने अपने पेन को क्या करना है, पेन को अपने पिवट के साथ रखना है और उसको फोर्स की डायरेक्शन में नीचे करना है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, जब नीचे आप उसको अपने पेन को नीचे करेंगे तो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाएगा पेन आपकी डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है, ये कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज मोमेंट में हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है। तो हम कहेंगे जो हमारी 20 न्यूटन फोर्स है ये जी हमारी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंड इसका डिस्टेंस कितना है, अब ये देखें होगा क्या, देखें इधर चेक करें, अब ये 20 न्यूटन को एक्सटेंड करो तो लाइन यहाँ ये लाइन है राइट, अब 20 न्यूटन से इस लाइन से जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ से हमने किधर तक जाना है, पिवट तक जाना है, तो पिवट तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, 4 मीटर्स आ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे जी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी है, 4 है। अब इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम कहेंगे कौन सा बड़ा है इनमें से, कौन सा बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, क्यों, क्योंकि बड़े बिग में से स्मॉल माइनस करते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 12 × 7 माइनस 20 × 4, ये कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा 84 - 80, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर। ये पूरी कहानी है। अगेन मैं इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपने डिसाइड किस तरह करने का टाइप ऑफ मोमेंट कौन सी है, बिकॉज ये मैं इसके अंदर कर रहा हूँ ऑन आर मैं डिजिटली समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसको ट्रेडिशनली आप समझा पाओगे, आपने इमेजिन क्या करना है, पिवट जो है ना ये पिवट है राइट, तो आपने यहाँ पे अपना एक पेन रखना है और उसको किधर ऊपर की तरफ, अगर तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो उसको ऊपर की तरफ धक्का देना है, तो आप लोगों को क्या नजर आएगा कि यार ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। फिर आपने क्या करना है, नीचे वाली फोर्स को करना है, अगेन पेन रखेंगे और अब हमने नीचे की तरफ पुश करना है तो नीचे की तरफ धक्का देंगे पेन को, और अच्छा अब इसको तरीका क्या है, पिवट से होल्ड हो जाएगा। अच्छा पिवट पे आपने अपनी इधर पेन जब रखेंगे तो लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रखना है कि वो लूज ना हो, और अब यहाँ से आप उसको धक्का देंगे तो इस डायरेक्शन में मूव होगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। आई होप इट्स क्लियर, 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इसी का पार्ट 2 है, ठीक है, इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 ने क्या कहा, अब इधर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूं, इधर गौर से देखना। इसने कहा है कि जी ये तो सारा कुछ आपका हो गया, अब उसने कहा है कि जी
एक थर्ड फोर्स लग रही है, थर्ड फोर्स लग रही है इधर 80 न्यूटन्स पे। अब आप अपना 80 न्यूटन्स पे लग रही है, अब आप अपना रिजल्टेंट मोमेंट निकालें। ये पार्ट 2 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 इन्होंने कहा। तो अब उसने कहा कि फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट। तो रिजल्टेंट मोमेंट हमारे पता क्या आएगा? हमारा रिजल्टेंट मोमेंट आएगा 4 न्यूटन से, 4 न्यूटन मीटर से। क्यों? अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट बना के मैं लिख रहा हूँ। If line of action of force passes through pivot, if line of action of force passes through pivot, then its perpendicular distance will be 0. Hence हमारा मोमेंट भी एट दैट पॉइंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, 80 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि कभी भी पिवट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ये देखें ये पिवट है, इसके थ्रू अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगी, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 0 होगा। ये होना चाहिए हमारे पास, लेकिन ये इसका स्ट्रेट जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिधर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है, तो होगा क्या? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, तो हेंस हमारा मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0। आई होप इट्स क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि जी अगेन सिमिलरली ये किस तरह की रॉड है। इधर हमारे पास उसने कहा भाई यहाँ से हम लोगों ने पिवट किया हुआ है, अब ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से हम लोग अपने बाकी सारे ऑब्जेक्ट को टर्न कराएंगे या मूव कराएंगे। अब उसने कहा हुआ है कि जी ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स की, और 10 न्यूटन्स की लग रही है, और ये जितना डिस्टेंस है ये है हमारे पास 20 मीटर्स। फिर उसने कहा जी एक यहाँ से फोर्स लग रही है 60 न्यूटन्स की, ठीक है, एक यहाँ से फोर्स लग रही है 16 न्यूटन्स की, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है हमारे 15 न्यूटन्स की। ये जो डिस्टेंस है एक मिनट यार कोई और कलर से कर लूँ तो क्लियरिफाई हो जाए। अब ये जितना डिस्टेंस है, ये हमने कहा डिस्टेंस है हमारे पास, क्या करें 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला हम लोग रख लेते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं इक्वल उस पर, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा हमसे फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट, तो हम क्या करेंगे? हम लोग अपने स्टेप्स याद करेंगे। ऑल पाकिस्तानी डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, all Pakistanis deny terrorism extremely, all Pakistanis deny terrorism extremely, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे जी एरोस पूरे हैं, पिवट दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया हुआ, टाइप ऑफ मोमेंट और इक्वेशन देखनी है। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग अपना इधर लगाएंगे जी पेन, और इसको एक साइड से पकड़ लेंगे पिवट से, और इसकी डायरेक्शन पे, फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर पुल देखेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ऊपर कौन सी मोमेंट लग रही है? ये देखें यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये पता चल गया। 15 न्यूटन पे क्या लग रही है? 15 न्यूटन से हम लोग ने सेम काम किया, पिवट से ये लाइन गई, और अब इसको क्या किया? नीचे की तरफ धक्का दिया, तो किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब हमें मोमेंट्स हमारे पता चल गया, हमने कहा जी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब इनकी डायरेक्शन, अब इनका डिस्टेंस देख रहे हैं, ये पिवट से कितने डिस्टेंस पे है, ये पिवट से कितने डिस्टेंस पे है, ये पिवट से कितने डिस्टेंस पे आ गई, ये पिवट से 20 डिस्टेंस पे आ गई, 20 मीटर्स के, ठीक हो गया। और ये 15 न्यूटन कितने मीटर्स पे आ गई? 20 प्लस 30 सेंटीमीटर्स पे आ गई, तो हमारा डिस्टेंस भी पता चल गया। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों को टाइप ऑफ मोमेंट भी पता चल गया। अब हम लोगों ने इक्वेशन पुट करनी है। इक्वेशन क्या करेंगे? बिग माइनस स्मॉल, तो हम कहेंगे जी रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये क्या बन जाएगा?
सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 15 into 30 माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 10 into 20, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 450 माइनस 200, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट हमारा आ जाएगा 2। अब देखें, अब हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा 215 न्यूटन सेंटीमीटर आ जाएगा, या तो हम लोग इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा, और रिजल्टेंट मोमेंट हमारे पास आ जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर्स। अब मेरी बात सुने, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम लोग अपना रिजल्टेंट मोमेंट लिखेंगे तो हम हमेशा लिखेंगे किस डायरेक्शन में हुई है। इधर किस डायरेक्शन में हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में हो रही थी। ये किस तरह पता चला, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये बताएं ये मोमेंट कौन से उस पर हुआ है, 2.5 न्यूटन मीटर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुए या क्लॉकवाइज मोमेंट हुए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुए। ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, बिग माइनस स्मॉल है ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2.5 न्यूटन मीटर्स हमारी मोमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं आई थिंक, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन। बाकी आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस करेंगे मोर दी मैरियर वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इधर। लेट्स सपोज हमारे पास जी एक ये आ गया, हमने कहा इट इज़, ये जो चीज़ है, ये हमारा रॉड जो है, ये हमने यहाँ से पिवट कर दिया, ये हमारा पिवट आ गया। उसने कहा यार ये जितना डायरेक्ट, ये जितनी डिस्टेंस है, ये आ गया 3 मीटर्स, ये 3 मीटर्स आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने कहा कि जी एक जो है ना हमारी फोर्स, हमने कहा जी एक फोर्स हमारी लग रही है इस तरह, एक फोर्स हमारी इस तरह लग रही है ऑफ 80 न्यूटन्स, और हमने कहा अब इस 80 न्यूटन्स के ऊपर ना, हमने कहा इस 80 न्यूटन्स के ऊपर ना एक लाइन ना, एक डिस्टेंस जो है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस बन रहा है 1 मीटर का, ठीक है। फिर हमने कहा एक और हमारे पास फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स की, और ये 10 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है, और ये जितना डिस्टेंस है, हमने कहा ये जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है, ये है हमारे पास 1.6 मीटर्स। क्वेश्चन पूछा है फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट, क्वेश्चन पूछा है फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपने ऊपर वाले अबाउट दी पिवट, हम लोग अपने ऊपर वाले स्टेप्स को कॉपी करेंगे, हर दफ़ा हमारे पास ये सेम रहेंगे। क्या हम लोग ने, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोज पिवट डिस्टेंस टाइप ऑफ मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। अभी हमारे पास क्या है, सॉरी इक्वेशन, अभी हमारे पास क्या है, एरोज हमारे पास दिए हुए, एरोज हमारे पास दिए हुए, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पिवट भी दिया हुआ है। अब हम लोग ने टाइप ऑफ मोमेंट देखनी। अच्छा पहली बात मुझे बताएं कि अब हम लोग किस तरह ढूंढेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगेन अपना पिवट रखेंगे, अपनी ये जो फोर्स है ना, यहाँ से हम लोग इधर तक पिवट रखेंगे और इसको घुमाएंगे इन दी डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, ये हमें पता चल गया। एंड 10 न्यूटन फोर्स किस तरफ लग रही है, अगेन पिवट से हम लोग ने देखनी है, ये पिवट से हम लोग लगाएंगे, ये पिवट से हम लोग लगाएंगे, ठीक है, और फोर्स हम लोग इसको मूव करेंगे, धक्का देंगे, तो ये ऊपर की तरफ फिर मूव करिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस बहुत मुश्किल काम है, डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो ये कौन सा है, ये 1 मीटर है, तो ये 90 का एंगल इससे बना रही है, तो 80 न्यूटन का कौन सा होगा, 80 न्यूटन का होगा हमारे पास 1 मीटर, एंड ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली 16 न्यूटन का हमारे पास क्या आएगा, अभी तक और से सुनना है, 16 न्यूटन का डिस्टेंस कौन सा लेंगे, 16 न्यूटन का डिस्टेंस लेंगे हम लोग, 16 न्यूटन का डिस्टेंस लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसका डिस्टेंस लेंगे 3, ये जो 3 है इसमें से हम लोग 1.6 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1.6 मीटर्स, तो हमें अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम लोग ने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रिजल्टेंट मोमेंट इस केस के अंदर है एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 80 into 1 प्लस बल्कि यार इसको ना थोड़ी सिंपलर कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ये 10 न्यूटन्स कर लें, ये 10 न्यूटन्स कर लें, ठीक है। सो दिस विल बिकम, तरीका सेम है, मैंने सिर्फ सिंपल कर लिया, क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, 3 माइनस 1.6 1.4 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 80 प्लस
14, तो ये बन जाएगा 94 न्यूटन मीटर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर अदर थिंग्स। ओके जी, अब हम लोग ने बात करनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास के क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ी सी हमारी थ्योरी रहेगी, कुछ चीज़ें करनी है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, देन वी आर डन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को हम लोग कहते हैं इट इज अ पॉइंट at which all of the weight of a body is considered or it is appeared to act। क्या एग्जाम डेफिनेशन है, एग्जाम में लेके आनी है, एग्जाम डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट एट विच all weight of the body is considered or all weight of the body appears to act। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई एक बॉडी के अंदर कौन सा एक पॉइंट है जिधर सारी हमारा जिधर सारा हमारा वेट जो है वो हम कंसिडर करते हैं या हम अपेयर करते हैं कि सारा उस पर एक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपेयर और कंसिडर्ड टू एक्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात दैट इट इज अ पॉइंट थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासेस। मतलब कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो इसके साथ क्या पास हो रहा है? वेट पास हो रहा है। ठीक है, ये हमारा नीचे वेट होता है। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासेस थ्रू इट। अगली बात, ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस एट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। काम क्या आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? टू बैलेंस एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक पेन है ना, एक पेन, ठीक है, एक पेन को अपनी उंगली पे आप बैलेंस करें मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसको बैलेंस कर दिया, अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसको रखा अपनी उंगली पे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस एट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब कि मिडिल में होगा। और मैंने अभी जो बात की है ना कि आप अपनी पेंसिल को करें, अपनी पेंसिल को करें बैलेंस, अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करें तो हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल होता है। वो मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, और वो स्टेबिलिटी भी हम लोग ने आगे डिस्कशन करनी है। ठीक है, अब हमने कहा एक नोट बना के दैट इन आवर सिलेबस और जितने भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम पॉइंट्स पे होते हैं, तो हम दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। अगर हम एग्जाम ने पूछा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास तो हम लोग सेम डेफिनेशन लिखेंगे। अब एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरी में भी पूछा जाता है, एटीपी में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। गौर से सुने, क्या है? फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर लैमिना। मतलब कि हमने तो इधर तो बात होगी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास विल बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर या मिडिल। लेकिन अगर वो हमारे पास यूनिफॉर्म शेप नहीं है, अगर इस तरह की कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप है, तो हम किस तरह निकालेंगे? हम लोग का तरीका है क्या है? सबसे पहले apparatus हमें क्या चाहिए? हमें एक थ्रेड चाहिए। ये जो एरो नजर आ रहा है ना, ये प्लम्ब लाइन होती है हमारी। हमें थ्रेड चाहिए, प्लम्ब लाइन चाहिए, ठीक है, और हम लोग को पिन्स चाहिए टू मेक होल्स। तो हमारे पास apparatus क्या चाहिए? apparatus क्या है? apparatus हमें रिक्वायर्ड क्या है? प्लम्ब लाइन, थ्रेड एंड पिन। ठीक है, अब हो क्या रहा है? सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम अपने सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? वील मेक 2 और 3 होल्स नियर द एजेस ऑन द लेमिना। ये जो लेमिना है ना हमारा, ये लेमिना होता है बेसिकली इरेगुलर जो ऑब्जेक्ट होता है। हमने क्या करना है? इधर 2 या 3 होल्स लगा देने। किस तरह होल्स लगाएंगे? फ्रॉम पिन, पिन करके हमने नियर द एजेस ऑन द लेमिना कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है? वी विल हैंग द लेमिना ऑन पिन एज शोन। ये जो पिन है हमने उस पर उसको हैंग कर दिया। एंड द लेमिना जो है जिसको हमने हैंग किया, इट शुड ऑसिलेट फ्रीली, इट शुड ऑसिलेट फ्रीली, इट शुड ऑसिलेट फ्रीली। जैसे पेंडुलम बॉब नहीं होता, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, तो इट शुड ऑसिलेट फ्रीली। चौथा स्टेप, व्हेन लेमिना स्टॉप्स हैंग द प्लम्ब लाइन फ्रॉम द सेम पिन एंड मार्क अ डॉट ऑन द लेमिना अंडर द थ्रेड। मतलब के लेमिना जैसे ऑसिलेट करते करते रुका, जिधर जिस पॉइंट पे रुकेगा हमने क्या करना है? वहां पे हमने प्लम्ब लाइन हैंग करनी है। प्लम लाइन हैंग करके हमने क्या करना है? हम लोग जिस जगह पे हम लोग ने किया वहां पे हम लोग ने डॉट डॉट लगा देंगे, उधर हम लोग क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। अगला काम क्या करेंगे? हम अपने लेमिना को रिमूव करेंगे और जिधर डॉट है ना उसकी जगह ना, उस डॉट की जगह हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पासिंग थ्रू दैट, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम द होल। जिधर होल है, अगर फॉर एग्जांपल ये होल है और इधर डॉट लग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे फॉर डिफरेंट होल्स है, तो एक होल का है ना, फिर दूसरे होल पे करेंगे, तीसरे होल में करेंगे, सेम चीज करेंगे। अब होगा क्या? जिस पॉइंट पे देखो, जिस पॉइंट पे देखो, एक फॉर एग्जांपल ये होल था, एक ये पॉइंट था, यहाँ से हमारी लाइन पास हुई, एक ये पॉइंट था, यहाँ से हमारी लाइन पास हुई, और एक ये पॉइंट था जिधर से हमारी लाइन पास हुई।
तो ये जो होगा ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। द पॉइंट वेयर लाइन कट्स इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मैं आप लोगों को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा आप इसको गौर से देखें, पॉज करके देखें, अंडरस्टैंड करें, और फिर जो इतने मैंने स्टेप्स लिखे उसको एक दफ़ा पढ़ें। क्या है स्टेप 1? मेक 2 or 3 होल्स, मेक 2 or 3 होल्स नियर द एजेस ऑफ द लेमिना, होल्स बना दिए। फिर हमने लेमिना को हैंग किया पिन से और उसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। जब ऑसिलेट, जैसे जिधर ऑसिलेट करना छोड़ेगा, जिधर रुकेगा, उधर हम लोग क्या करेंगे, हम एक प्लम्ब लाइन हैंग करेंगे, और उधर एक मार्क कर देंगे, एक डॉट मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्लम्ब अपनी लेमिना को रिमूव करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पिन होल टिल द पॉइंट जिधर हम लोग ने मार्क किया है, वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रिपीट करेंगे फॉर डिफरेंट होल्स, और जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कट करेगी, वेयर इंटरसेक्ट करेंगे सारी लाइंस, वो हमारा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करें, एक दफ़ा फिर से बार बार पढ़ें, याद करें कि क्या हो रहा है, प्रोसेस समझें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव कपल। कपल क्या होती है? कपल इज बेसिकली द इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस फॉर्म अ कपल। अगर एक बॉडी के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस ही खाली एक्ट करें, कपल ही एक्ट करे, तो उस बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स होगा जीरो। फॉर एग्जांपल, ये मैंने इधर एक ड्रॉ किया, देखें, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का, और उसी के ऑपोजिट पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। हमने कहा कपल की भी एक अपनी टर्निंग इफेक्ट होती है, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। ये हमारे पास कपल का टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क। एग्जामिनर हमसे कभी नहीं पूछता, ये बेसिकली ए लेवल्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसके रिलेटेड है। टॉर्क क्या होता है? हमने कहा टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। तो बेसिकली टॉर्क और हम टॉर्क और मोमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो जो आंसर हमारा मोमेंट से निकलेगा, वही आंसर हमारा टॉर्क से निकलेगा। तो ये बेसिकली एक रिलेशन समझाने के लिए मैंने बताया है कि टॉर्क एंड मोमेंट आर द सेम थिंग। बट टॉर्क किसका होता है? टॉर्क होता है कपल का। कपल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस फॉर्म एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट फॉर्म्स अ कपल, ठीक है। देन हमारे पास है इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम वो चीज होती है, एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ना जिधर कोई, ना कोई चीज अंदर होती है, ना कोई चीज बाहर होती है, एक स्टेबल फॉर्म होती है, बैलेंस या स्टेबल फॉर्म होती है। अब इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले होता है दैट रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। एंड सेकंड हम लोग कहते हैं दैट रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पिवट मस्ट बी जीरो। ये सेकंड वाला जो है ना, ये स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता इतना, और इंस्टेड वो ये याद करते हैं, जो कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मैं कह रहा हूँ ना रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो, इसका यही मतलब है दैट सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और ये जो है ना, ये जितना भी है, इसको हम लोग पता क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। और ये इक्विलिब्रियम भी होता है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी होती हैं, एंड साइमल्टेनियसली इसको हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो एग्जामिनर कभी पूछ लेता है जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट डिफाइन करें, कभी वो कहता है जी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बताएं, तो सेम होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, वो है तीन किस्म के हमारे पास इक्विलिब्रियम्स आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आखिरी चीज रहेगी, प्लीज थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट करें एंड देन वी आर डन विद इट। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है व्हेन अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बिंग इट। मतलब कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, उसको हम लोग ने डिस्टर्ब किया, उसको हम लोग ने छेड़ा, एंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो होता है, वो हम लोग कहते हैं कि जी ये जो बॉडी है इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वापस क्यों आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में? बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी राइज हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है तो वेट क्या करता है, वेट हम लोगों का, वेट क्या करता है, वेट उस राइज को कैंसल आउट कर देता है, एंड इट प्रोड्यूसेस अ रीस्टोरिंग मोमेंट एंड ब्रिंग्स इट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इसकी डायग्राम देखें, हो क्या रहा है, ये ठीक है जी, ये हमारे पास बॉडी किस तरह की पड़ी हुई है, ये इधर फॉर एग्जांपल पेंसिल है, ये मैंने पेंसिल ड्रॉ किया, बहुत बुरी कोशिश है। अब क्या हुआ, पेंसिल को हमने राइज किया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर हुआ, तो वेट ने क्या किया, वेट ने एक नीचे क्लॉकवाइज मोमेंट में उसके ऑपोजिट एक्ट किया और रिस्टोर कर दिया, एक रिस्टोरिंग मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, और जो ये राइज किया था इसने, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? That when a body is disturbed and it does not return to its original position, that body is in unstable equilibrium. होता क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? क्यों होता है? होता क्या है, जब हम लोग बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं ना, जब हम इक्विलिब्रियम को छेड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है। जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है तो वेट भी नीचे, वेट तो एक्ट ही नीचे पे करता है, तो वो टॉपलिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, फोर्सेस जो हैं, मोमेंट्स जो हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा था, वेट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये कैंसिल आउट होकर रिस्टोरिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इधर क्या हुआ है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर हो रही है, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर हो रही है, और हमारा वेट भी नीचे, वेट भी हमें नीचे पुल कर रहा है। तो वो क्या करेगा, ये पेंसिल जो सीधी खड़ी हुई थी ये नीचे गिर जाएगी, ये टॉपलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉपलिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। एंड आखिरी हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसी चीज होती है कि ना ही हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम, ना ही वो राइज करता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही वो राइज करती है, ना ही वो लोअर होती है। उस phenomena को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। When disturbing the equilibrium, the body neither rises or lowers its center of gravity, then the body is in neutral equilibrium. अब होता क्या है कि जब बॉडी डिस्टर्ब होती है, जब उसका इक्विलिब्रियम को हम लोग छेड़ते हैं, जब उसको बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली एक नई पोजीशन अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम की। इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, ये बॉल है, राइट। बॉल ने रोल ओवर किया, बॉल का यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। अब इसने जब रोल किया तो क्या हुआ, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई, लेकिन ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आया, ना ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आया। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, इससे न्यू पोजीशन अटेन कर ली। अभी मुझे पता है आप लोगों को बहुत मुश्किल से समझ आ रही होगी मेरी ड्राइंग से, तो मैंने नीचे एक और ड्राइंग भी लगा दी है, इसको मैं जूम करता हूँ तो आप लोग इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें। हो क्या रहा है, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, इट विल टॉपल ओवर, इट विल टॉपल ओवर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि जी ये देखें, इसके अंदर होगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर के फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और वो एक रीस्टोरिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। इधर क्या है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी तो टॉपल ओवर हो जाएंगी, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सिंपली है कि वो नई पोजीशन पे आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी चीज जो रहेगी वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या होती है, मैंने आप लोगों को कहा ना कि आप लोग पेंसिल को, मैंने आपको कहा था कि आप पेंसिल को अपनी उंगली पर रख के उसको स्टेबल करें, तो अगर उसके सेंटर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखेंगे, तो हम उसको बैलेंस आउट कर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था वो मुश्किल होता है करना, राइट। मैंने अभी भी कोशिश की, तो मुझसे पेन मेरा गिर गया। ये क्यों मुश्किल होती है, बिकॉज अभी हम इसको पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी होती क्या है, स्टेबिलिटी रिफर्स टू द डिफिकल्टी टू टॉपल ओवर, इट रिफर्स टू द डिफिकल्टी टू टॉपल ओवर। लार्जर द डिफिकल्टी मोर द स्टेबल, more stability, larger the difficulty more stable a body is। अब स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक होती है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितनी ऊपर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उतनी कम हमारी स्टेबिलिटी होगी, मतलब इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ, इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जितनी हायर हायर इन दी बॉडी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उतनी कम हमारी स्टेबिलिटी होगी। एंड सिमिलरली बेस एरिया, हमारा जितना कम बेस एरिया होगा, सॉरी जितना ज़्यादा बेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेस एरिया विथ स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मोर द बेस एरिया मोर द स्टेबिलिटी, याद क्या करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी हाई होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और बेस एरिया जितना ज्यादा, जितनी बड़ी बेस एरिया होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो दोनों पे रिलेट करेंगे। मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों ने रेसिंग कार देखी है, रेसिंग कार सबने देखी है। रेसिंग कार एक हमारी ट्रेडिशनल गाड़ी से नीचे क्यों होती है, डू यू नो दैट? एक रेसिंग कार is lower than normal cars। वो क्यों होती है, बिकॉज उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी। तो जितनी कम हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जितनी लोअर दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेसिंग कार्स की। जब वो शार्प टर्न्स लेंगे तो उनकी उनकी गाड़ी जो है वो स्टेबल रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं रेस कार से ही दूंगा। मुझे बताएं, रेसिंग कार के अंदर आप लोगों ने देखा है ना कि उसके टायर्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसके टायर्स बाहर की तरफ इसलिए ड्रिफ्ट हुए हुए होते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत गंदे टायर्स बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारी गाड़ी है ना, ये नॉर्मल टायर्स हैं, राइट, तो वो बाहर की तरफ निकले होंगे, आई डोंट नो, आप समझ गए, राइट, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है,
जब हम लोग टायर्स को बाहर की तरफ निकालते हैं तो हमारी बेस एरिया ज़्यादा हो जाती है। जब हमारी बेस एरिया ज़्यादा हो जाती है, हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं, हम लोग रेसिंग कार के अंदर, स्पोर्ट्स कार के अंदर दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करते हैं ताकि हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके। क्या करते हैं? हम लोग रेसिंग कार को बहुत, रेसिंग कार नॉर्मल गाड़ी से बहुत नीचे होती है। आप जब लैम्बोर्गिनी, फरारीज वगैरह देखें, वो बहुत नीचे होती है, ज़मीन के साथ लग रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कम होती है, उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होती है। सेकेंडली, उनके टायर्स बाहर निकले हुए होते हैं। टायर्स बाहर निकलने से क्या फ़ायदा होता है कि बेस एरिया बढ़ जाता है। जब बेस एरिया बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी मोर स्टेबल हो जाती है। मोमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हमने स्टेबिलिटी डिस्कशन की, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने टॉपिकल सॉल्व करने हैं, टॉपिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि वंस वी आर डन विद आर फिजिक्स फिर हम लोग पास्ट पेपर्स करेंगे, तो काफ़ी टाइम है। तब तक जैसे जैसे वीडियोस आप लोग कंटेंट कवर कर रहे हैं, तब तक आप अपना क्या कहते हैं, टॉपिकल्स करते रहें। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर वीडियो।